Hello friends, I hope that you all are doing well और आप सभी अपने घरों पे होंगे और सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। एक्चुअली मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ इस यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो पे। और जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं वो है हमारा गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट की ज़रूरत क्या है, क्या बेनिफिशियल कंडीशंस हो सकती हैं, कैसे हम हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि जब भी गेट माइंड में आता है तो एक ही वर्ड माइंड में आता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, हार्ड वर्क बहुत करना होगा। तो मैं आपको थोड़ा हटके चीज़ें बताऊंगा जो स्मार्ट वर्क होंगी रेदर देन हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क सभी करते हैं, अभी ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की। गेट में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी 2-3 बातें करना चाहूँगा। जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की मोर देन 9,000 वैकेंसीज़ को विड्रॉल कर लिया है, मतलब कैंसिल कर दिया है। ऐसा क्यों किया? आप मैच्योर इनफ हो, इन चीज़ों को समझते होंगे कि जो कोविड-19 है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसने इकोनॉमिक पिलर्स को वाइब्रेट कर दिया है, बहुत गंदे तरीके से वाइब्रेट किया है। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना। पहला, अगर आप किसी ESE, IES, स्टेट JEE, AE या किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखो बेटा कि कंपटीशन अब आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा और वैकेंसी रिड्यूस हो जाएंगी। इसलिए आप जो भी करो अपने 100% एफर्ट से करो, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके करो, क्योंकि अगर आप कहीं भी लैग कर गए तो ये समझो कि आपके हाथ से वैकेंसी या मैं कहूँ कि जॉब निकल जाएगी। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में जो लोग ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ एक ही पाथ पे डिपेंडेंट ना रहें, वो हमेशा एक बैक पे अपना पाथ डिफाइन करके रखें, सेव करके रखें कि अगर ये नहीं होता है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, वो नहीं मिलता है मुझे तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज गेट की बात कर रहा हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जिनका प्राइमरी मोटिव तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है, लेकिन अगर प्राइमरी मोटिव अचीव नहीं होता है, प्राइमरी एम उनका क्लियर नहीं होता है, तो फिर उनके पास सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव पाथ क्या है? वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एकमात्र गेट है। गेट कैसे हेल्प करेगा आपकी? अगर सपोज आप गेट को क्रैक कर लेते हो तो आप एक अच्छे प्रीसियस इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। आपको अगर MTech का मन है, PhD का मन है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, या MBA भी कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि आप गेट के थ्रू MBA, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो MBA भी कराते हैं, IITs MBA भी कराती हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। और वहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज होता है, अगर मैं आपके IISc या IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे की बात करूँ तो मोर देन 15 lakhs होता है ऑन एन एवरेज पैकेज। ये लोगों को बहुत कम पता है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, आगे भी करूँगा, इन डेप्थ जाके शेयर करूँगा। तो दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आपका प्राइमरी एम नहीं हो रहा है और आप सेकेंडरी एम के पीछे पड़ गए हैं, या आप MTech कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके साथ साथ चलती रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। लाइक आप डिपेंड हो सकते हैं अपने पेरेंट्स पे। तो अगर आप MTech करते हैं या PhD करते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आप खुद पे ही डिपेंड रहते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम आगे और डेप्थ में जाके क्लियर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेनली गेट के ऊपर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ भाई होंगे जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो ग्रेजुएट्स नहीं हैं, तो उनके पास क्या ऑल्टरनेटिव पाथ्स हो सकते हैं, उसके लिए मैं सेकंड वीडियो जब अपलोड करूँगा तो तब आप उसको देखना। तब तक के लिए हम सिर्फ ग्रेजुएट्स पे फोकस करते हैं। एक्चुअली गेट क्या है सभी जानते हैं, गेट इज़ नथिंग बट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, सिंपल, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब इसको कंडक्ट कौन कौन कराता है, इसकी कंडक्टिंग कौन सी बॉडीज़ हैं? इसको कंडक्ट करने के लिए 9 बॉडीज़ हैं, जिसमें से 8 बॉडीज़ हैं, जिसमें से 7 आपके IITs हैं और एक आपकी IISc बेंगलोर है। IISc बेंगलोर कुछ नहीं है, इंडिया का ऑक्सफोर्ड है। इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इससे टॉप मुझे कुछ नहीं लगता, और मेरा भी एक ड्रीम कॉलेज है। फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ IISc बेंगलोर जो इसको कंडक्ट कराती है। उसके बाद जो 7 IITs हैं, कौन कौन सी IITs हैं? बॉम्बे है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, कानपुर है, खड़गपुर है, मद्रास है एंड रुड़की है।
उसके बाद में इसका एग्ज़ाम कब होता है? इसका एग्ज़ाम जनवरी के लास्ट में भी हो सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, अदरवाइज़ फेबररी में सैटरडे संडे तो इसके एग्ज़ाम्स चलते ही हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस में। और कैसा एग्ज़ाम होता है? कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है CBT, जो सिर्फ MCQ से फिलअप होता है, कोई मेन एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्कोर कब तक वैलिड रहता है? एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद से 3 इयर्स तक, अपकमिंग 3 इयर्स तक, सक्सेसिव 3 इयर्स तक आपका गेट स्कोर वैलिड रहता है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप एग्ज़ाम के लिए सिटिंग कर सकते हो? टोटल 25 सब्जेक्ट्स हैं। इन पेपर्स को आप फिल कर सकते हो, सभी के सभी ऑनलाइन होते हैं, CBT टेस्ट होता है सभी का। उसके बाद में एक बात ध्यान देने वाली है कि आप इन अ सिंगल ईयर किसी एक ही सब्जेक्ट में सिटिंग कर सकते हो, आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। फिज़िकल कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होगा क्योंकि वर्चुअल कैलसी होता है। अब मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं करते हैं, रिस्ट वॉचेस भी अलाउ नहीं करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर लेके पहुँचो तो बाहर निकलवा देते हैं, वो अलाउ बिल्कुल नहीं करते हैं। क्वालिफ़िकेशन की क्या है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? ग्रेजुएट्स होने चाहिए, BTech टेक्निकल। इसके अलावा ग्रेजुएट्स के साथ साथ आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी होते हैं, सिविल के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होते हैं, अदर सोसाइटीज़ होती हैं ये। तो ये सोसाइटी जो हमारी अप्रूव्ड होती हैं MHRD से, AICTE से, UGC से या UPSC से, और ये डिसाइड करती हैं कि ये जो हमें कोर्सेज़ करा रही हैं उनको करने के बाद हम इक्विवेलेंट है ग्रेजुएट लेवल के या फिर नहीं हैं। तो आप अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अपनी ग्रेजुएशन को कर रहे हैं तो पहले ये ज़रूर देख लें कि वो अकॉर्डिंग टू MHRD, AICTE, UGC, UPSC अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो आपका फिर उसको करना बेकार हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारे नीचे जोन्स डिस्क्राइब्ड हैं। जोन्स की जैसे हमने अभी बात की थी कि टोटल 7 IITs और एक ISC होता है जो कंडक्ट कराता है, वही जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जोन 1 में IIC बैंगलोर है, जोन 2 में IIT बॉम्बे है, जोन 3 में IIT दिल्ली है, जोन 4 में IIT गुवाहाटी है, जोन 5 में IIT कानपुर है, जोन 6 में IIT खड़गपुर है, जोन 7 में IIT मद्रास है, जोन 8 में IIT रुड़की है। उसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो मैं एग्ज़ाम की अब डेट्स की बात करूँगा कि कब फॉर्म्स निकलते हैं, कब फॉर्म्स की लास्ट डेट होती है, कब एडमिट कार्ड आता है, कब एग्ज़ाम होते हैं, कब रिज़ल्ट आता है। तो गेट का जो पोर्टल है, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल सिस्टम, GAOPS, ये ओपन हो जाता है सितंबर में। ये एक्सपेक्टेड डेट है, फोरकास्टेड करके मैंने यहाँ पे लिखी है। प्रीवियस डाटा से फोरकास्टेड करने के बाद में ही मैं इस रिजल्ट पर पहुँचा हूँ कि क्या हो सकती है, नॉट श्योर लेकिन हो सकती है। अब जैसे कि कोविड-19 है, अगर कोविड-19 ना आता तो शायद यही डेट होती है उनकी आने वाले टाइम में, लेकिन कोविड-19 की वजह से हो सकता है वो चेंज कर दें, फ्लक्चुएट कर दें। तो आपकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट होगी वो सितंबर 2020 होगी, 1 to 5 सितंबर में कभी भी हो सकता है। और ये अप्लाई मतलब ऑनलाइन आने के बाद में करीब 25 या 23 डेज़ तक आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है, क्लोजिंग डेट होती है सितंबर में ही होगी। 25 मैक्सिमम डेज़ होते हैं इन दोनों के बीच में, फॉर्म के आने तक और फॉर्म के क्लोजिंग डेट तक। उसके बाद में जो आपकी एडमिट कार्ड की डेट होगी वो जनवरी होगी, जनवरी 2021। उसके बाद में जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे जैसे यहाँ पे मेंशन है फरवरी, मेनली मोस्टली एग्ज़ाम फरवरी में होंगे। और जो आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट आएगा 16 मार्च के आसपास। और यहाँ पे जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसी डेट के 3 साल तक, इस डेट के 3 इयर्स बाद तक आपका गेट का स्कोर वैलिड रहेगा। आप कभी भी उस सेम स्कोर पे एडमिशन ले सकते हैं किसी भी IIT में। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये जो 25 पेपर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ गेट 2020 पेपर्स एंड करस्पॉन्डिंग कोड्स। जैसे कि फर्स्ट वन आपको नज़र आ रहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, AE इसका कोड है। मैं मेन की बात करूंगा। सेकंड वन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ME कोड है। नेक्स्ट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, MT कोड है। नेक्स्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड PI इंजीनियरिंग, सॉरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोड PI है। एंड द लास्ट वन इज़ इंजीनियरिंग साइंसेज
कोड एक्सी है। तो यहाँ पे मैं चीज़ें आपको कुछ क्लियर करूँगा। देखो बेटा, अगर आप किसी पीएसयू के लिए इच्छुक हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखो, लेकिन अगर आपका मेन मोटिव है कि मुझे पीएचडी करना है या रिसर्च में जाना है, रिसर्च करना है मुझे किसी आईआईटी से, अच्छे इंस्टीट्यूट से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, या फिर मुझे एमबीए ही करना है या फिर मुझे एमटेक करना है, तो आप इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आप एमई का फॉर्म फिल करते हो, और एट प्रेजेंट एमई में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं, जो एग्ज़ाम को देते हैं, वो नियरली 2 लाख हैं। 2 लाख से ज़्यादा ही है, मैं एवरेज में ले रहा हूँ 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स इस साल बैठने वाले हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे 2 लाख का कंपटीशन है, उससे कम कंपटीशन क्या होगा, पीआई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री इंजीनियरिंग, उससे कम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, उससे कम इंजीनियरिंग साइंसेज, और उससे कम एरोस्पेस। अब इन फॉर्म्स को एक मैकेनिकल वाला स्टूडेंट्स बहुत इजीली फिल कर सकता है, कोई इसमें हिचक वाली बात नहीं है। कैसे फिल कर सकता है कि जो पीआई वाला स्टूडेंट होगा उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं बेटा बहुत कम होते हैं, एमटी के भी कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, एक्सी के कैंडिडेट्स तो मुझे लगता है मैक्सिमम ही 5000 के अराउंड होते हैं, और एरोस्पेस के कैंडिडेट्स भी बहुत कम होते हैं। तो आप एमई का एग्ज़ाम ना फिल करके इन चारों में से कोई भी एक एग्ज़ाम फिल कर दो, आपका डेफिनेटली गुड रैंक, अच्छी रैंक आएगी, और आप बहुत ही प्यार के साथ में किसी भी आईआईटी में, अच्छी आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं इस एक्सी के बारे में डीपली नीचे जाके बात करूँगा, फिर हम बात करेंगे कि एक्सी का सिलेबस क्या होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 टाइप का पेपर होगा, नॉन टेक। नॉन टेक में क्या होगा, वही जो सभी में होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, एंड इंग्लिश। जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा वो 15 मार्क्स का होगा, और जो आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश होगा वो 15 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। इट मीन्स कि आपके एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। टेक्निकल आपका रिमेनिंग 70 मार्क्स का होगा, और आपका नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर बन गया वो 100 मार्क्स का हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इन 100 मार्क्स से में अगर आप 35 मार्क्स को अचीव करते हो तो आपका जो स्कोर होगा मेरे ख्याल से, जैसा मैंने फोरकास्ट किया है, 300 AIR होगी आपकी ऑल इंडिया रैंक, 300 होगी। और अगर आपकी AIR 300 आ जाती है तो यकीन मानो कि आप अच्छे IIT में बहुत ही ईजीली इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो। अब इस 35 में से 30 तो 30 भी नहीं मैं बोलता, चलो 20 अगर आपने नॉन टेक से कवर कर लिया, और अब मैं 35 से आउट जा रहा हूँ, और अगर आप आउट ऑफ 70 40 मार्क्स को टेक्निकल से अचीव कर लेते हो तो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 60। और अगर आपके 60 मार्क्स आ गए तो आप यकीन मानो कि आपकी AIR जो होने वाली है वो विद इन रैंक 10 होने वाली है, और फिर आपको इंटरव्यू तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिशन कोई रोक नहीं सकता कि आप IIT या IISc में एडमिशन लेना चाहो और आपका एडमिशन ना हो। यू विल डेफिनेटली गेट into any of IIT and IISc, or if you want to go in
in a NITI, then you also can go there easily. NITI के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से. NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो अभी आ जाते हैं वापस. अब ये जो टेक्निकल पार्ट है आपका, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इसमें आपके 7 या 8 सब्जेक्ट हैं टोटल, ग्रुप वाइज. ये टोटल सब्जेक्ट्स हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फर्स्ट वन फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं. मटेरियल साइंस, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं. सॉलिड मैकेनिक्स, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, सिविल वाले भी पढ़ते हैं. तो देखिए कितना फ़ायदा हुआ कि फ्लूइड मैकेनिक्स भी प्रेजेंट है, मटेरियल साइंस भी प्रेजेंट है, सॉलिड मैकेनिक्स भी प्रेजेंट है. और मैकेनिकल वालों के एडवांटेजेस है कि थर्मोडायनेमिक्स भी प्रेजेंट है. अब कोई अगर अपना कैरियर पॉलीमर बनाना चाहता है तो पॉलीमर साइंस पढ़ के जा सकता है एग्जाम क्रैक करने के लिए. फूड टेक्नोलॉजी में जा सकता है, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंसेज में जा सकता है. इनके कोड्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स बी, मटेरियल साइंस सी, सॉलिड मैकेनिक्स डी, थर्मोडायनेमिक्स ई, पॉलीमर एफ, फूड जी एंड एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंसेज एच. इनमें से आप याद ध्यान देना, इनमें से आप किसी भी 2 सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए. ऐसा नहीं है कि आपको सभी पढ़ने हैं. अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को और थर्मोडायनेमिक्स को राइट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो. अगर आप मटेरियल साइंस फ्लूइड को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो. आपको 2 से ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस यहाँ पे जो थोड़ा ध्यान दोगे आप कि यहाँ पे जो कोर्स होता है थोड़ा इन डेप्थ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इन डेप्थ होता है. इन डेप्थ इन द सेंस 2 सब्जेक्ट कर रहे हो यार, तो थोड़ा अच्छे से करो ना उनको. ऐसा नहीं है आपको कि आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरह 12 या 13 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होनी चाहिए. अब अगर मैं अपनी बात करूं तो जो हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे. ये सबसे पहले मैं आपको मटेरियल साइंस कराऊंगा. उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कराऊंगा. उसके बाद में आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा. उसके एट लास्ट फ्लूइड मैकेनिक्स कराऊंगा. इसके अलावा अगर आप किसी और में एग्जाम में देना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मटेरियल मिल जाएगा. कोई भी अच्छी बुक मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हो. पॉलीमर्स में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर एटमॉस्फेरिक या ओशियनिक साइंसेज में अगर आप जाना चाहते हैं. लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स पे मैं अच्छे से इन पर फोकस करूँगा. तो वापस आते हैं. अब सिलेबस की बात करते हैं डायरेक्टली. आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस में जो पार्ट्स हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ODE, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो ज़्यादा नहीं है. इसको आप इजीली खुद से कर सकते हो. और जो आप अपने पढ़ भी चुके हो, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आपने, पार्टली उन्हीं का पार्ट है तीनों. उसके बाद अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस की बात करूँ तो फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, काइनेमेटिक्स, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले ही. इंटीग्रल एनालिसिस, जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होता है उसका एनालिसिस है. डिफरेंट एनालिसिस क्या, डिफरेंशियल एनालिसिस, इनविसिड फ्लोज, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, डायमेंशनल नंबर आपने पढ़ा होगा.
इंटरनल फ्लोज क्या होते हैं, पेरेंटल बाउंड्री लेयर इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर XCC कोड है, XCB कोड है, इंजीनियरिंग साइंसेज का C आपके सब्जेक्ट का कोड है, XC पेपर कोड है, इसमें मटेरियल साइंस है, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारा इसका पिछला पैटर्न देख लिया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, तो उसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्टेज है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपका कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड इम्परफेक्शंस। प्रॉपर्टीज़ मैं ऐड ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराता हूँ लोगों को, तो स्ट्रक्चर्स एंड इम्परफेक्शन प्रॉपर्टीज़ हालांकि कहीं ना कहीं आगे भी होगी इसमें। ये अगर जिन लोगों ने मुझसे क्लास लगाई है तो आप पहले पढ़ चुके हो अच्छे से, मैंने समझा चुका हूँ आपको स्ट्रक्चर एंड इम्परफेक्शंस क्या होते हैं। इम्परफेक्शन इज़ नथिंग बट अ डिफेक्ट। डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड वॉल्यूम डिफेक्ट 3 डायमेंशनल। उसके बाद आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स क्या होती हैं, जो आपके फेज डायग्राम्स होते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, वो कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स और उसकी काइनेटिक्स पे डिपेंड्स होती है। थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपका जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड को यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और उसकी काइनेटिक्स क्या होती है फिर। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने मुझसे क्लास लगाई है उनको मालूम है कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप पढ़ते हो मैकेनिकल वाले, उसके अलावा भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं प्रॉपर्टीज़ की, लेकिन यहाँ पे 4 या 5 ही मेंशन है, मैं आपको सारी करूँगा। उसके बाद में मटेरियल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, सिंपल एमरफस मटेरियल होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है। क्रिस्टलाइन कौन कौन से होते हैं, सिंगल क्रिस्टल होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलिनिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर सिरामिक्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। उसके बाद में सेक्शन 7 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कुछ नहीं, मटेरियल की लाइफ होती है एनवायरनमेंट में। अब कौन सा मटेरियल कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकता है, तो यही चीज़ों को हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, इंक्लूडिंग कोरोजन। उसके बाद में जो आपका सेक्शन 8 है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा सा पार्ट आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, थोड़ा सा आपका 11th-12th का है जो आप पढ़ चुके हो। बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑफ मटेरियल्स के, एनालिटिकल एंड सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ चुके हो आप। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, वेक्टर एंड टेंसर क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होती है, फोरियर सीरीज़ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अब यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैं आपको सोम पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, वेक्टर, टेंसर, मैट्रिसेस, अगर आपको याद हो तो आपने स्ट्रेस को, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हों या स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हों, उनको पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, सिग्मा XX, सिग्मा XY, सिग्मा XZ, सिग्मा YX, सिग्मा YY, सिग्मा YZ, सिग्मा ZX, सिग्मा ZY, सिग्मा ZZ। टोटल कितने कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, टोटल 9 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। कितने, टोटल 9, 3 to the power R। जब आप मैट्रिसेस पढ़ रहे होते हैं तो आप वहाँ पे रैंक निकालते हैं, रैंक बोले तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे देखो ये जो रोज हैं 3 रोज हैं, तो ये आ गया 3। अब इन 3 रोज में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हैं, 3 to the power 3। तो इन रियलिटी, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जो रियलिटी मैट्रिक्स बन सकती है उसमें जो कंपोनेंट होंगे आपके वो 27 होते हैं। लेकिन ये रिड्यूस्ड आप मैट्रिक्स पढ़ते हो हमेशा, क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो 2 होती है, और अगर मैं 3 के स्क्वायर की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए आप इन 9 को पढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे वेक्टर है और टेंसर है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है। वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, और टेंसर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ साथ आपको प्लेन की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्लेन के बारे में भी
पता होना चाहिए। तो जब इन चीज़ों के बारे में पता होता है तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर। जैसे कि एक वर्ड है ट्रैक्शन, यहीं से ट्रैक्शन से ही आपकी स्ट्रेसेस का वर्ड मीनिंग निकला है ट्रैक्शन। खैर ये मैं बाद में बताऊंगा, पता नहीं कहाँ पहुँच गया मैं, छोड़ो इन चीज़ों को। तो मैं आपको वेक्टर टेंसर की हेल्प से भी कि आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उन चीज़ों को भी निकालना मैं वहाँ पे आपको बतलाऊँगा। उसके बाद हम आते हैं XCD पे, सॉलिड मैकेनिक्स। क्या क्या सिलेबस है? 2 पार्ट में है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रसेस एंड फ्रेम्स, फ्रिक्शन, पार्टिकल काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर प्लेनर मोशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद ये पार्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है और बाकी का पार्ट आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। और जो थर्ड पार्ट है आपका वो वाइब्रेशन का है। स्ट्रेस में क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, मोर सर्कल क्या होता है वो प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट्स, थर्मल स्ट्रेसेस, थ्योरी ऑफ फेल्योर्स, एक्सियल शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एक्सियल शेयर बेंडिंग स्ट्रेसेस, कंबाइंड स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन, टोर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स, एनर्जी मेथड्स, कास्टिग्लियानोस थ्योरम आपने सुना होगा, यूलर बकलिंग। और फिर आपका वाइब्रेशन में फ्री वाइब्रेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री है, बहुत आसान है, अच्छा हुआ कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के बारे में बात नहीं की, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। उसके बाद में आपका थर्मोडायनेमिक्स है, कोड है इसका ई। थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने शायद 1-2 बैच में पढ़ाया है, अगर मुझे मौका मिला है। बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूम मैंने गाज़ियाबाद में जो बैच चला था उसमें तो बताया था, बाकी का मुझे पता नहीं कि मैंने बताया या नहीं बताया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूम आपका रियलिटी में थर्मोडायनेमिक्स का नहीं FM का पार्ट है। लेकिन फिर भी अगर जब मैं स्टार्ट करूँगा क्लास तो ऑब्वियसली हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूम की। हाँ, दूसरी चीज़ मैंने बैचेस में ये बताई होगी जब भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाया होगा या कभी भी अगर जिक्र किया होगा कि आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे पढ़ सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। लेकिन फिर भी जिस बैच में मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है उसमें मैंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाके आपको चीज़ें बताई हैं जब ज़रूरत पड़ी है। लेकिन कोई खासी ज़रूरत होती नहीं है कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसको पढ़ो, माइक्रोस्कोपिक लेवल से काम चल जाएगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फिर प्रॉपर्टीज़, इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या होती हैं, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप कहेंगे तो ये जो सेक्शन 1 है मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा इंट्रोडक्शन प्लस 0 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फिर सेक्शन 2 में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, एंट्रोपी होगा, इरिवर्सिबिलिटी होगा, कार्नोट साइकिल, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फिर ये फर्स्ट लॉ में आप उल्टा बोल दिया मैंने। फर्स्ट लॉ में आप एनर्जी पढ़ोगे, एनर्जी, वर्क एंड हीट। और सेकंड लॉ में आप एंट्रोपी, रिवर्सिबिलिटी और कार्नोट साइकिल पढ़ोगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा रामायण के बारे में कि ऐसा क्या रीज़न था कि जो हमारे रावण है उनको अमरता का वरदान था, या जो हनुमान जी है उनको भी अमरता का वरदान था, क्यों वो पूरी लाइफ जी सकते थे, ऐसा क्या रीज़न है? तो रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न कम्प्लीटली आपकी थर्मोडायनेमिक्स में छुपा हुआ है। इन बातों का बताऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे इसको। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशंस क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स क्या होते हैं। साइकिल्स की बात करें, ये एप्लीकेशन चल गया है आपका। एप्लीकेशन कार्नोट वेपर साइकिल, आइडियल रैंकाइन साइकिल पावर साइकिल, रैंकाइन रीहीट साइकिल, एयर स्टैंडर्ड ओटो साइकिल आपका, ये डीजल साइकिल, ये आपका जूल और ब्रेटन साइकिल जो आपके एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। उसके बाद VCRS वेपर कंप्रेशन रेफरिंग सिस्टम या साइकिल। आइडियल गैस मिक्सचर्स क्या होते हैं, डाल्टन्स लॉ, एमागट्स लॉ, ये मैंने किसी बैच में कराया है, किसी में नहीं कराया क्योंकि ये जेई का पार्ट नहीं है, ये स्पेशली यहीं पे। और इवन तो ये अगर मैं बात करूँ ये आपके ESE, IES और गेट
मैकेनिकल का भी पार्ट नहीं है। ये आप बहुत इन डेप्थ जा रहे हो, इस पेपर में आपको इन डेप्थ जाना है, ये इन डेप्थ ही है, इन डेप्थ है सब कुछ जो आप देख रहे हो यहाँ पे। उसके बाद पॉलीमर साइंस वगैरह की मैं बात नहीं करूँगा, फूड टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं करूँगा, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस की भी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इससे लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ तक था आज का जो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मेरा एट लास्ट एक ही मैसेज है कि रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, आप स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। और स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क सिंपली कि आप कंपटीशन से बचो, कंपटीशन जो है उससे बचो। जहाँ 2 लाख का कंपटीशन है वहाँ नहीं जाना है। अगर वहाँ जाओगे तो सिलेक्शन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आज की डेट में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप लोग, लेकिन सिलेक्शन को जो एंश्योरिटी है, जो एंश्योर करना है, वो 2 लाख से नहीं, वो 5000 से आएगी। तो आप इन 5000 के अंदर अपना कंपटीशन तलाशो रेदर देन इन 2 लाख, क्योंकि बहुत हैशल है यहाँ पे, बहुत फालतू का लफड़ा झफड़ा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इतने स्टूडेंट्स में बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आप स्मार्ट वर्क करो रेदर देन हार्ड वर्क। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आपको सिर्फ यही समझाने का कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे रेदर देन हार्ड वर्क, और क्या सिलेबस होगा आपका अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, अगर आप एक्सी पेपर को चूज़ करते हो। और सिर्फ मैं एक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इंजीनियरिंग साइंसेज की ही बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग साइंसेज पे ही मूव करो। आप चाहे तो मेटलर्जी को देख सकते हो, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को देख सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग को देख सकते हो, इन तीनों की तरफ भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कौन कौन दे सकता है इन पेपर्स को एक्सी के अलावा? ये मैकेनिकल वाला फिल कर सकता है इसको, सिविल इंजीनियरिंग वाले फिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फिल कर सकते हैं, और सीएसई वाले भी फिल कर सकते हैं। जो बंदा चाहे इसको फिल कर सकता है, और कंपटीशन बहुत आपको कम मिलेगा। किस किस को कम मिलेगा? मैकेनिकल वालों को कम मिलेगा यहाँ पे कंपटीशन, सिविल इंजीनियरिंग वालों को कम मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कम मिलेगा। सीएसई वालों के लिए मैं नहीं समझता कि देना चाहिए, उनको देना ही नहीं चाहिए ये पेपर। अब एमई के बाद में जो आपका एई है, यहाँ पे भी कुछ सिलेक्टिव पैटर्न है, पीटी में भी सिलेक्टिव पैटर्न है, इजीली क्रैक कर सकते हो, सॉरी पीआई में, एमटी में भी सिलेक्टिव पैटर्न है। पीआई की मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोडक्शन में खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, किसमें? प्रोडक्शन में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उनको थर्मल समझ में नहीं आता, फ्लूइड समझ में नहीं आता, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल समझ में नहीं आता, लेकिन प्रोडक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो वो कहीं और ना जाएं, वो सिंपली एक पेपर को पकड़ें, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कंपटीशन कम है, वो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पेपर में सिटिंग करें सिर्फ, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ध्यान किधर है, प्रोडक्शन, थर्मो, एफएम, आरएसी, आईसी इंजन, इसमें ज़्यादा दिमाग चलता है, तो वो ए की तरफ जाएं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी या एमटी की तरफ जाएं। फालतू में टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप दैट आप घरों में रहें और स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू, टेक केयर ऑल।